Hello friends, welcome to my YouTube channel MC शिक्षा। I am शिवानी जैन and ये वीडियो लेक्चर सीरीज MCS 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का पार्ट 4 है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और डिटर्मिनिस्टिक एंड सोशियोस्टिक एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। इनसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को काफ़ी डेप्थ में मैंने डिस्कस किया है। सो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे होंगे उसके भी मैं नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनदर वीडियो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अब हमारे पास प्रॉब्लम तो है, मगर उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? हवा से तो नहीं, राइट। उसके लिए भी हम लोग कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगाते ही हैं। तो सबसे पहली अप्रोच जो हमारी यहाँ पे है वो डिवाइड एंड कॉन्कर। भाई, अंग्रेजों की दी हुई चीज है, डिवाइड एंड रूल। ओके, जोक्स अपार्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को ना डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने हम लोग को डिवाइड किया। ओके ओके, अब नो मोर। ठीक है। एल्गोरिथम को हम लोग डिवाइड करते हैं एंड देन उसे कॉन्कर करते हैं, बेसिकली उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, काफ़ी स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, तब उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाते हैं एंड देन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सबसे बेसिक एल्गोरिथम का ना एक रूल होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है। और ये ना क्या करते हैं, हमारी टॉप से लेके डाउन तक की अप्रोच यूज करते हैं, यानी कि ऑब्वियसली बात है, बड़ी प्रॉब्लम है उसे छोटा किया, फिर उन प्रॉब्लम्स को और सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट किया, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को और सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट किया। लाइक एंडलेस लूप चल सकता है अगर हम लोगों ने एल्गोरिथम प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया तो। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर अप्रोचेज इन विच अ प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. These subproblems are further divided into smaller subproblems until they can no longer be divided. वो जब तक और डिवाइड ना हो सके तब तक उसे हम लोग डिवाइड करते हुए चलते हैं। ठीक है। It is a top-down approach in which the algorithm logically progresses from the initial instance down to the smallest sub-instances via intermediate sub-instances. An algorithm following divide and conquer technique involving following steps. तीन मेजर स्टेप्स ये लोग हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करती है। पहले तो डिवाइड कर देगी टॉप लेवल से, काफी सब प्रॉब्लम्स के सेट में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सेट में। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करेगी, वो हर एक सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली रिकर्सिव अप्रोच से करेगी। रिकर्सिव अप्रोच आपको याद होगा, सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, सॉरी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। रिकर्सिव अप्रोच यानी कि एक ही फंक्शन को या फिर एक ही मेथड को बार बार कॉल कराना। ठीक है, जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तब तक। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा ना सब प्रॉब्लम्स में से, उसको हम एक साथ मर्ज कर देते हैं और हमारे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। बाइनरी सर्च हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, स्टेम्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गए, क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स हो गए। ये सारे के सारे जो अप्रोचेज है ना, इनके अलावा भी बहुत सारी अप्रोचेज होती है बट मेनली इन्हीं में सबसे ज़्यादा यूज होती है। इन अप्रोचेज में हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और सबसे इजी टेक्निक होती है किसी भी एल्गोरिथम में लगाने के लिए। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रीडी टेक्निक, नाम से पता चल रहा है, ग्रीडी यानी कि लालच। हम इंसानों के अंदर सब चीज़ों का लालच है, भाई मशीनों में क्यों नहीं होगा, हम ही तो बना रहे हैं। तो ग्रेडिंग अप्रोच में हम लोग क्या यूज करते हैं, एकदम ऑप्टिमाइज, एकदम बेस्ट सोल्यूशन जो हमारा एफिशिएंट हो, मतलब एफिशिएंट हो। एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट हो। राइट। जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर हम लोग कुछ इनपुट वैल्यूज देते हैं। ठीक है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं तो सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम, जिस तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। अब मुझे यहाँ से ना एक ट्रक भेजना है, सपोज कर लीजिए, कहाँ भेजना है, वाराणसी भेजना है। ठीक है।
उसके वाराणसी तक जाने के लिए ना मेरे पास सपोज कीजिए 5 रास्ते हैं। अब मैं क्या कोशिश करूंगी कि मेरा जो ट्रक है वो जल्द से जल्द पहुंच जाए, टाइम और कॉस्ट बचाने की कोशिश करूंगी, हर कोई करता है। तो मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगी जो मेरे को टाइम भी बचा के दे और मेरा कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे और मेरा ट्रक टाइम पे पहुंच जाए वाराणसी। राइट। तो यही ग्रीडी अप्रोच है। एग्जैक्टली यही ग्रीडी अप्रोच है। कोई भी प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम, कितना स्पेस, कितनी कॉस्ट, कॉस्ट की टर्म्स में ही बात कर लेते हैं सो दैट हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, कितनी कॉस्ट लगेगी वो हमारा ग्रीडी मेथड बताता है। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो मेरे को, मिनिमाइज कॉस्ट यानी कम से कम कॉस्ट लगे। हम लोग जब ये एल्गोरिथम यूज करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम, तो इसके अंदर है ना हम कुछ कॉन्स्टेंट्स या फिर कुछ कंडीशंस के बेसिस पे हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। अब सपोज कर लीजिए मेरा ट्रक वाला बोलता है कि भाई मुझे तो सीधा रास्ता, स्मूथ रास्ता चाहिए। अब उस 5 रास्ते में से ना 2 रास्ते ऐसे हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं, तो मेरे वो 2 रास्ते तो चले गए, बचे कितने? 3। अब उन 3 में से मेरे को ढूंढना है कि कौन सा रास्ता ऐसा होगा जो कम पैसे लगाएगा, कम टाइम में मेरे ट्रक को वहां पे टाइम पे पहुंचा देगा। ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम ऑलवेज पिक्स द बेस्ट चॉइस। वो बेस्ट चॉइस यानी कि ग्रीडी अप्रोच को लेता है आउट ऑफ मेनी पर्टिकुलर मोमेंट्स, काफी मोमेंट्स जो होते हैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन या ऑप्टिमाइज वैल्यूज के उस एक गिवन ऑब्जेक्टिव को लेके। द ग्रीडी मेथड चूजेस द algorithm local optimum at each step. This decision may result in overall non-optimum or optimum solution. अब ग्रीडी मेथड का एक ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज की एडवांटेज है उस चीज की डिसएडवांटेज भी है। ये ना अपना प्रॉफिट सोचता है, ऑप्टिमम सोल्यूशन सोचता है हर एक स्टेप पे, जिसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि वो कभी कभार जो उसका डिसीजन है या फिर उसके जो रिजल्ट है वो नॉन ऑप्टिमम भी आ सकते हैं। ठीक है। तो जो ग्रेडी अप्रोच है डजंट ऑलवेज प्रोवाइड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है हर टाइम पे ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है, रादर प्रोड्यूसेस वेरी नियर बाय सोल्यूशन। उसके अलावा वो काफी नियर बाय, उसका पास का मतलब मैंने बोला 3 रास्ते मेरे पास बचे थे ना ट्रक वाले एग्जांपल में। अब उस ट्रक वाले एग्जांपल में ना उसने ऑप्टिमम सोल्यूशन ले लिया सेकंड वाले रास्ते को। ठीक है। जो कि ना ज्यादा वर्स्ट है ना ज्यादा बेस्ट है, नियर बाय सोल्यूशन है, ठीक ठीक सोल्यूशन है कि हाँ भाई मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरा टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे। ठीक है। Consequently, greedy algorithm are often very easy. ऑब्वियस सी बात है ग्रीडी एल्गोरिथम, लालच एल्गोरिथम सबसे इजी होता है डिजाइन करने के लिए हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम किस किस एल्गोरिथम या फिर किस किस प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं? क्रुशियल मिनिमम स्पेनिंग ट्री, प्रिम्स मिनिमम स्पेनिंग ट्री, डिजक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ, नेटसेक प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बेसिकली ट्रीज के जब हम लोग ट्राइवर्स करते हैं, ट्री को हम लोग जब पढ़ते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, नॉट एक्चुअल ट्री, प्लांट वाला ट्री नहीं, डेटा स्ट्रक्चर वाला ट्री। ठीक है। उस स्टडी के टाइम पे हम लोग इन एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। एआई के ज़माने में सबसे ज़्यादा डेटा मैं ट्री में ही देख जाता है, और जो ट्री स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सूटेबल होता है उस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है। ज़्यादा डेप में नहीं जा रही, बस आपको होपफुली ग्रीडी टेक्निक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी डायनेमिक और ब्रांच एंड बाउंड। डायनेमिक प्रॉब्लम टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, ओवरलैप करते हैं सब प्रॉब्लम्स को, और उन सब प्रॉब्लम्स को ना एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। उनका सोल्यूशन एक टेबल में स्टोर करते हैं और फिर उसको मेमोराइज करते हैं ताकि ना दोबारा दोबारा सेम कैलकुलेशन को ना करना पड़े। अब जैसे सपोज कर लो 3+5 8 होता है, अब मैं 5+3 दूँ, 3+5 दूँ, कंप्यूटर को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी है, 8 होनी है। ठीक है। तो वो पहले से ही ना वो 8 वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, बार बार वो चीज ना आए, इस वजह से क्योंकि टाइम को बचाना है हमको यहाँ पे। ठीक है। क्लासिक एग्जांपल जो है वो फिबोनाची सीरीज है और नैपसैक प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक बार रीड कर देती हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू ओवरलैपिंग sub problems and solving each sub problem only once.
storing the solution in a table or memorization to avoid redundant 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 calculations. It allows for efficient problem solving and is often used for optimization problem. Classic example of dynamic programming algorithm include the Fibonacci series calculation and the knapsack problems. होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक अलग से प्रॉपर यूनिट है, वो काफी डेप्थ में समझाया जाएगा। अभी के लिए आप बस थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लीजिए कि क्या होता है, जस्ट फॉर द आइडिया। ब्रांच एंड बाउंड इज अ मेथड जो कि हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि सर्चेज एल्गोरिथम हो गए या फिर इनर्मरेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए। इसके अंदर हमारा सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है, जो कि स्पेस सॉल्यूशन स्पेस देता है, जिसके अंदर हमारी सब प्रॉब्लम्स की ना ब्रांचिंग होती है और उसको ना हम लोग बाउंड कर देते हैं कि लोअर बाउंड यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बाउंड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस होती हैं ये हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देती हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक उसमें एक एग्जांपल से समझा देती हूँ इसको, ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम लगे। अब जैसे सपोज करो मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, और मेरा वो जो डेटा है ना वो काफ़ी बड़ा है। अब उस डेटा को मैं ब्रांचेस में डिवाइड कर दूंगी, उन्हें सब प्रॉब्लम्स या फिर एक तरीके से उनको तोड़ दूंगी। अभी के लिए ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में से ना मैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ढूंढूंगी उस एक सोल्यूशन स्पेस के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सोल्यूशन है ना इसी डेटा सेट के अंदर है, ठीक। अब उस एक डेटा सेट के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको ना लोअर यानी कि सबसे बेस्ट या फिर ऑप्टिमम सोल्यूशन ढूंढ के तुम्हें निकाल के दूं, ठीक है। तो यही हमारी टेक्निक होती है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक के अंदर, ठीक है। ये सॉल्व जो ट्रैवलिंग सेल्समैन वाली प्रॉब्लम और नैपसैक प्रॉब्लम है ना, इनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि एक एल्गोरिथम में सिर्फ एक ही टेक्निक यूज़ हो, आप एक एल्गोरिथम में मल्टीपल टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एट द एंड हमें एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, ना कि उसकी टेक्निक्स को बैठ के देखते रहना है। तो हम एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के लिए ना एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी यूज़ कर सकते हैं, मर्ज करके मिला के एक साथ, ठीक है। रैंडमाइज एल्गोरिथम और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होपफुली लास्ट होगा, हाँ, ठीक है। रैंडमाइज एल्गोरिथम जो होते हैं हम लोग इसमें रैंडम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, रैंडम वैल्यूज को सर्च करते हैं, कंपिटेट करते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन पे ओटीपीज वगैरह आते होंगे, सबके फ़ोन पे आते होंगे। तो वो जो नंबर्स हमारे आते हैं वो रैंडमली जनरेटेड किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा और हमारे को भेजा जाता है, ठीक है। तो यही हमारा रैंडमाइज एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं। Randomized algorithm introduce randomness into the computation process to solve the problem. They use random input या फिर random choices को लेते हैं एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। और जो ये randomized algorithm होते हैं ये जनरली डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन के लिए ज़्यादा माने जाते हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ पे रेंडमनेस ना ज़्यादा लीड कर सकती है एक एफिशिएंट सोल्यूशन के लिए। जैसे अगर आप रेंडमाइज क्विक सॉर्ट करोगे या फिर रेंडमाइजली आप किसी ग्राफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। रैंडमली अगर हम कोई भी आउटपुट देके इनपुट देके आउटपुट निकाल ले तो, ठीक है। रेंडमाइज एल्गोरिथम यूज होते हैं काफ़ी लार्ज स्केल में, मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, बट हाँ इम्पोर्टेंट ज़रूर होते हैं। आगे इस कोर्स सीरीज में शायद से ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जा रही। आप अपने पेपर के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख लीजिए, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट इट डाउन। अब बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम क्या होता है? ये एल्गोरिथम या फिर ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना, वो हम लोग बैक ट्रैकिंग से करते हैं। बेसिकली एक तरीके से बॉटम टू अप की अप्रोच हम यूज करते हैं, ठीक है। बैक ट्रैक करते हुए चलते हैं किसी एक मूव को दूसरे मूव से कैलकुलेट करते हुए, ठीक है। अब जैसे कि इंक्रीमेंटल बिल्डिंग, मैं थोड़ा सा इसे रीड कर देती हूँ। बैक ट्रैकिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स बाय इंक्रीमेंटली building candidates for the solution and backtracking when a candidate found to be invalid. It explores all the possible solution by trying out different choices. If a solution not feasible, it backtracks and tries a different path. बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस ये ढूंढ देता है, ठीक। अलग अलग सॉल्यूशंस को उसको डाल के देखता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सॉल्यूशन इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा,
ठीक है। अब अगर उसे वो बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वो सोल्यूशन को चेंज कर देता है, वो अप्रोच ही चेंज कर देता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका सुडोकू गेम है, जो हम सुडोकू में 1 से लेके 9 तक वैल्यूज भरते हैं एक पर्टिकुलर बॉक्स में, एक रो में, एक पूरी के पूरे कॉलम में। ठीक है। सुडोकू के रूल्स ही इस तरह से हैं कि आप 1 से लेके 9 तक नंबर भरेंगे और वो नंबर रिपीटेड नहीं होंगे। तो हम लोग इस तरह से ही तो कोशिश करते हैं कि वो नंबर्स इस तरीके से हमारे बैठ जाए कि हमारी पूरी की पूरी पजल सॉल्व हो जाए। उसी को हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम कहते हैं, राइट। और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स ना जनरली गेम्स वगैरह के पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बाकी और भी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, बट मेजरली गेम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, राइट। लास्ट टॉपिक भी पढ़ ही लेते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड सोशियोस्टिक एल्गोरिथम। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कोई भी एल्गोरिथम या तो डिटर्मिनिस्टिक होगा या फिर सोशियोस्टिक होगा, यानी कि दो तरह के हमारे मेजरली एल्गोरिथम्स हम डिवाइड कर देते हैं। डिटर्मिनिस्टिक का क्या होता है कि अगर उसको नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा वो उसको ऑलरेडी प्रिडिक्टेड होता है, या फिर उसको ना पता होता है कि उसका इनपुट क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा होशियार होता है ये वाला एल्गोरिथम। ठीक है। और क्या स्टेट ऑफ मेरी प्रोग्राम हो सकती है, ये सारी चीजें वो पहले से प्रिडिक्ट करके चलता है। सोशियस्टिक एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो रैंडम इन नेचर होते हैं, रैंडमली प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करते हैं। ठीक है। जो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स को यूज करके ना सॉल्व नहीं किए जा सकते, क्योंकि अनप्रेडिक्टेड यार उसे तो पता ही नहीं है ना ये चीज ऐसे होनी ही है। अब जैसे कि मैं डाइस फेंक दूं, ठीक है, अनडिटर्मिनिस्टिक है, पता ही नहीं है कि क्या आ सकता है। अब मैं डाइस फेंक रही हूँ तो 1 से लेके 6 तक तो वैल्यू है कि ये पता है, मगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये रैंडमाइज प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सोशियस्टिक प्रॉब्लम में आती हैं। ठीक है। तो यही चीज है, एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। Algorithm can be categorized either deterministic and stochastic in nature. An algorithm is deterministic if the next output can be predicted, determined from the input and the state of the program, right? Whereas stochastic algorithms are random in nature. Problem with unpredictable result cannot be solved using the deterministic approach. For example, the next output of the shuffling card program of blackjack game can should not be predicted by the players even if the source code of the program is visible. ऐसे चीटिंग हो जाएगी अगर वो कार्ड में से अपना नंबर देख लेगा या फिर कार्ड देख लेगा कि क्या आने वाला है। तो pseudo random number generator method can be accomplished and is often not sufficient to ensure the true randomness। ऑब्वियस सी बात है, pseudo random यानी कि false randomness नंबर जनरेटर मेथड जो होता है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और ये सफिशिएंट भी नहीं होता है, इंश्योर नहीं करता कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो रैंडम आएगी। The random number generated using pseudo numbers generated method might be precisely predicted, predicted भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। To avoid this problem, use of cryptographically secure and pseudo random number generator with an unpredictable random seed to initiate the generator can be better way. A hardware random generator is the best way of achieving real randomness। रियल रैंडमनेस क्या होती है? रियल रैंडमनेस यानी कि कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू मेरे पास रैंडमली मेरे पास निकल के आ रही हो। सोशिस्टिक एल्गोरिथम्स में ना सबसे ज्यादा यही दिक्कत होती है, वो सूडो नंबर ढूंढ ढूंढ के दे देता है। सूडो नंबर यानी कि फॉल्स रैंडम नंबर। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, काफी प्रिसाइजली वो चीजें निकाल सकता है। यानी कि अगर ये आप ये दो एल्गोरिथम टाइप्स को मिला देंगे ना, तो हम लोग काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन चीजों को यूज करके, राइट। मैंने कहा था ये छोटा सा टॉपिक है बट टर्न आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिगर पॉइंट। अब जरा ना थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जितना कोशिश करा है, जितने भी मैंने टॉपिक कवर करे हैं वो सारे इन क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। होपफुली इस क्वेश्चंस के यूज करके ना ये पूरी यूनिट को कवर कर सकते हैं। ठीक है। कुछ 6 या 7 क्वेश्चंस होंगे, आप इनको एक एक करके सॉल्व कर लीजिएगा। you can be prepare your first unit for the exam, right? मैं अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करूंगी, सो होपफुली आपको मेरा ये यूनिट 1 का लेक्चर सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और ताकि आपको फ्यूचर के लिए पता चलता रहे कि मैं कैसी कैसी क्या क्या वीडियोस डाल रही हूँ। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, एक्सवाइजेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
I'll solve it out, right? So thank you for watching. Bye bye.